सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यानी कि इस वीडियो में मैंने 51 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात की है जो कि हर एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइट इंजीनियर हो या वो बिल्डिंग इंजीनियर हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टैंडर्ड फ्लोर टू फ्लोर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, यानी किसी भी बिल्डिंग का हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना होता है। तो वो होता है हमारा 3.15 मीटर, या हम उससे कह सकते हैं 3150, यानी कि 3150 mm। तो किसी भी बिल्डिंग में स्टैंडर्ड फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारा 3150 mm होता है। मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज हाइट ऑफ अ पैरापेट वॉल, यानी कि किसी भी पैरापेट वॉल का एवरेज हाइट कितना होता है। एवरेज हाइट हमारा होता है 1 मीटर्स और 1000 mm। तो आप ये याद रखें कि किसी भी पैरापेट वाल की जो हमारी एवरेज हाइट होती है वो होती है 1 मीटर। चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज हाइट ऑफ अ डोर, यानी किसी भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल में या फिर हमारा घर में तो जो हमारा डोर की हाइट होती है रूम में या लिविंग रूम में, तो वो हमारी 2100 mm या 2.1 मीटर्स की हम रखते हैं जनरली। आवर फोर्थ पॉइंट इज व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी कि किसी भी आरसीसी स्लैब का मिनिमम थिकनेस हमें कितना रखना चाहिए। तो वो होता है हमारा 125 mm, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर से हम कम स्लैब की अपनी थिकनेस स्ट्रक्चर में नहीं रख सकते, वो हमारे लिए रिकमेंडेबल नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ लिंटल, यानी कि जो भी हम लिंटल बनाते हैं डोर या विंडो के ऊपर, तो वो हम रखते हैं कम से कम 150 mm थिकनेस, उससे कम का लिंटल हमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल हमारे हाईएस्ट कोर्ट के हिसाब से नहीं है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ डीपीसी, यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। आपको पता होगा कि वाटर प्रूफिंग करने के लिए हम डीपीसी करते हैं, ये जनरली 25 mm रखते हैं, इससे कम का हम डीपीसी कहीं भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। प्लिंथ बीम के ऊपर जनरली प्रोवाइड करते हैं, तो आप याद रखें डीपीसी हम 25 mm की कम से कम प्रोवाइड करते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड फॉर लैपिंग, यानी कि लैपिंग करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लैप करने के लिए बार को कम से कम 36 mm का होना चाहिए, यानी कि 36 mm के बार से ऊपर डाया के बार को हम लैप नहीं कर सकते। मैक्सिमम डाया जो हमारा वो 36 mm का ही होता है। और नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन अ स्लैब, यानी किसी भी स्लैब में या सीसी स्लैब में हम कम से कम किस डाया के बार का यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा होता है 8 mm। 8 mm से कम डाया का बार यानी कि 6 mm का बार हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखें कि 8 mm ही हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम, और किसी भी आरसीसी कॉलम में जो सबसे कम डाया का बार हम यूज कर सकते हैं वो होता है हमारा 12 mm, यानी कि 12 mm से कम डाया का बार हम अपने स्ट्रक्चरल कॉलम आरसीसी कॉलम में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, वो हमारे लिए रिकमेंडेबल नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम नंबर ऑफ बार्स यूज्ड इन रेक्टेंगुलर कॉलम, यानी किसी भी रेक्टेंगुलर कॉलम में कम से कम कितने नंबर ऑफ बार्स होने चाहिए। तो होता है हमारे 4, यानी कि 4 बार्स हमारे हैं तो हमारे रेक्टेंगुलर कॉलम बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम नंबर ऑफ बार्स यूज्ड इन अ सर्कुलर कॉलम, यानी जैसे रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 सरिये थे हमारे, और वैसे ही हमारे सर्कुलर कॉलम में कम से कम 6 वर्टिकल बार्स होने चाहिए, उससे कम हमारे सर्कुलर कॉलम में अलाउड नहीं है। तो आप याद रखें कि 6 वर्टिकल बार्स हमारे सर्कुलर कॉलम में मिनिमम ही होने चाहिए हर हालत में। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम डाया ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब, यानी कि स्लैब में हम मैक्सिमम कितने डाया ऑफ बार का यूज कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ, यानी कि जो स्लैब की थिकनेस है उसकी 1/8 पार्ट जो हमारा डाया निकल के आ रहा है उससे ऊपर के बार को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप ये याद रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग। तो चेयर्स तो आपको पता होगा कि हम बॉटम और टॉप रेनफोर्समेंट स्लैब का मैनेज करने के लिए हम बीच में चेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो चेयर की आपस में दूरी मैक्सिमम 1 मीटर की होनी चाहिए, उससे दूर आपस में चेयर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम डाया ऑफ बार्स यूज्ड फॉर चेयर, यानी कि चेयर बनाने के लिए हमें कम से कम किस डाया ऑफ बार का यूज़ करना चाहिए। तो वो होता है 12 mm। आप 8 mm या 6 mm की डाया से आप चेयर नहीं बना सकते, तो आपको कम से कम 12 mm के बार से ही चेयर बनाना होगा। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम डाया ऑफ बार्स यूज्ड फॉर डॉवेल बार्स, यानी कहीं पे भी अगर हमको डॉवेल निकाल के छोड़ना है फर्दर यूज के लिए तो वहाँ पे हम कम से कम 12 mm के बार का ही डॉवेल निकालेंगे, 8 या 6 mm के बार से हम डॉवेल नहीं निकाल के छोड़ सकते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टाइप का है तो इसे मैं समझा देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 0.8%
एंड शुड नॉट बी मोर देन 6% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम 0.8% से कम या 6% से ज़्यादा हम कहीं भी लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड इन स्टील रेनफोर्समेंट, यानी कि जब भी हम कहीं पे भी स्टील रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, चाहे स्लैब हो, कॉलम हो, बीम हो, तो पर मेट्रिक टन हमारा वहाँ कंजप्शन जो आता है बाइंडिंग वायर को हमारा जाता है 8 किलोग्राम पर मेट्रिक टन, यानी कि 1 मेट्रिक टन में हम 8 किलो बाइंडिंग वायर से इजीली हम उसे बाइंडिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग, यानी एक बैग सीमेंट का वेट कितना होगा। तो ये तो जनरली है, तो सबको पता होता है, बट फिर भी मैं यहाँ बता दूँ कि 50 किलोग्राम्स का हमारा एक बैग ऑफ सीमेंट होता है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग, यानी एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम है हमारा वो कितना होगा। वो होता है हमारा 0.0347 मीटर क्यूब, या फिर हम उससे क्यूबिक फीट में अगर बात करें तो वो हमारा होता है 1.25 CFT। तो आप ये याद रखें कि 1 सीमेंट बैग की हमारी वॉल्यूम होती है 1.25 CFT। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में आपके कितने टोटल बैग्स लगेंगे सीमेंट के। तो 1 मीटर क्यूब स्पेस को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 28.8 बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड होता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, यानी ये कितने कम से कम समय में जो हमारा वो सीमेंट सेट होना चाहिए, हो जाना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइमिंग उसकी क्या, तो वो है हमारी 30 मिनट्स। तो आप याद रखें 30 मिनट्स हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है। फाइनल सेटिंग टाइम हम लेके चलते हैं जनरली 600 मिनट्स, यानी कि 600 मिनट तक में हमारा सीमेंट सेट हो जाना चाहिए, वो स्टैंडर्ड माना जाता है। आप 600 मिनट कह लीजिए या फिर आप 10 आवर्स कर लीजिए, सेम थिंग है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। पीएच वैल्यू तो आप समझते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी हमारा वाटर यूज होता है, चाहे वो मोटार पर्पस के लिए यूज हो, चाहे कंक्रीट बनाने के लिए यूज हो, उसकी जो पीएच की वैल्यू है वो 6 से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो रिकमेंडेबल हमारे हाई कोर्ट के हिसाब से नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइजर ऑफ स्टेयरकेस। राइजर तो आपको पता है कि राइजर स्टेयरकेस में क्या होता है। तो जनरली हमारा जो स्टेयरकेस का राइजर होता है वो 150 mm, यानी कि 150 mm से लेकर 200 mm, इन दोनों के बीच में ही रखते हैं, तो हमारा जो राइजर है वो स्टैंडर्ड माना जाता है और चढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड ऑफ स्टेयरकेस, यानी कि जो ट्रेड होता है हमारे स्टेयरकेस का वो कितना होना चाहिए। तो जो हमारे स्टेयरकेस का ट्रेड है वो 250 mm से लेकर के 300 mm तक का स्टैंडर्ड माना जाता है, ताकि आप इजीली उस पर चढ़ करके स्टेयर के ऊपर चढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ स्टेयरकेस, यानी किसी भी स्टेयरकेस का जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, जो उसकी फ्लाइट की एंगल होती है, वो कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 25 डिग्री से 40 डिग्री। अगर 25 डिग्री से 40 डिग्री इंक्लिनेशन का आपका स्टेयर है तो आपको उस पर चढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि टेंसाइल और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि हमारी जो कंक्रीट है उसकी टेंसाइल और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो वो होती है हमारी 0.7 √FC, IS कोड में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर के इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी कि हमारे कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना होता है। तो ये कोड में भी है, और अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपको ये बिल्कुल पता होगा, आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, इसी इज इक्वल टू 5000 √FC, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यानी कि जो भी हमारा स्टील यूज होता है उसका यंग्स मॉडुलस हम कितना होता है। तो यंग्स मॉडुलस हमारा होता है ES इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो आप ये याद रखें, ठीक है, ये हमारे कोड में दिया हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, FOS कहने का मतलब क्या हुआ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील। तो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम जो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं 1.15। अगर आप स्टील का 1.15 से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे तो स्ट्रक्चर आपका बहुत सेफ डिज़ाइन होगा। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं कंक्रीट की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट, तो जब हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे कंक्रीट की जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 1.5। तो आप ये याद रखें, स्टील के लिए 1.15 और कंक्रीट के लिए लेके चलते हैं 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, यानी किसी भी ब्रिक का जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है। तो वो होता है हमारा 190 mm × 90 mm × 90 mm, और उससे हम कह सकते हैं 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ गुड ब्रिक क्ले कंटेंस, यानी कि एक अच्छे ब्रिक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी कंस्टिट्यूएंट्स क्या होती हैं। तो 20 से 30% एल्यूमिना होना चाहिए, 50 to 60% उसमें सिलिका होना चाहिए,
बाकी बचा हुआ उसमें लाइम होता है, मैग्नीशिया होता है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीज और आयरन ऑक्साइड, इन सभी चीज़ों को मिला करके एक हमारा अच्छा ब्रिक तैयार होता है। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि कलर ऑफ गुड ब्रिक, यानी कि एक अच्छा ब्रिक है उसका कलरिंग कैसा होगा। तो वो डीप रेड कलर का होता है, या वो चेरी कलर का हो सकता है, या फिर वो कॉपर कलर होता है। तो इस तरह के अगर कलर के ब्रिक्स हैं तो आप उसे देख करके भी बता सकते हैं कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड साइज है और ये काफ़ी अच्छे गुड ब्रिक माने गए हैं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, यानी किसी भी ब्रिक का हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है स्टैंडर्ड, वो कितना मिनिमम आना चाहिए। तो वो होना चाहिए हमारा 3.5 न्यूटन पर mm²। तो अगर आपका स्ट्रेंथ इतना आ रहा है तो आपका ब्रिक जो है वो काफ़ी फेयर और काफ़ी अच्छा ब्रिक माना जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, यानी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना होना चाहिए। 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, अगर 15% तक उसका वाटर एब्जॉर्प्शन है तो वो ब्रिक आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक क्ले मेक्स, अगर जो आप ब्रिक बनाने के लिए क्ले यूज करोगे उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारा ब्रिक होगा वो ब्रिटल होगा और वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इससे ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक, तो हमें जो सिलिका का जो कंटेन है वो बिल्कुल लिमिटेड रखना होगा। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक बनाने की प्रोसेस क्या है तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले, यानी कि पहले हम क्ले बनाते हैं, फिर ब्रिक की मोल्डिंग करते हैं, फिर ब्रिक को सुखाते हैं और फिर लास्ट में क्या करते हैं, बर्निंग ऑफ ब्रिक। इन सभी प्रोसेस से गुजरते हुए हमारा जो ब्रिक है वो बन करके तैयार होता है। अगला पॉइंट है हमारा मेथड ऑफ ब्रिक मोल्डिंग, यानी ब्रिक मोल्डिंग करने के क्या क्या मेथड है। तो ये तो जनरली सबको पता है कि हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग, पहले हैंड मोल्डिंग चलती थी अब एडवांसमेंट के हिसाब से हमारा मशीन मोल्डिंग चलती है। तो हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो ज़्यादा निकल करके आते हैं, आउटपुट जो प्रोडक्शन का हमारा काफ़ी बढ़ गया है मशीन मोल्डिंग आने की वजह से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द बर्निंग ऑफ ड्राई ब्रिक्स इज डन, यानी कि जो हमारा ड्राई ब्रिक हो जाता है सूखने के बाद हम ब्रिक को कहाँ जलाते हैं। तो या तो हम उसके लिए क्लैंप में जलाते हैं या फिर क्लीन में जलाते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप इसकी जा करके इमेज भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं क्लैंप कैसा दिखता है और क्लीन कैसा दिखता है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट्स, यानी कि किसी भी नॉर्मल सीमेंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होती हैं। तो वो होती हैं आपके लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर और अल्कली। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ही हमारा जो है सीमेंट तैयार होता है। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लाइम इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमारे जो लाइम की क्वांटिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए हमारे 62% से लेकर के 67% तक। तो 62 से 67% हमारा लाइम जो है ओपीसी के अंदर मौजूद होता है। अगला पॉइंट है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि ओपीसी का हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है। तो ओपीसी का जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। तो ये आप ये याद रखें। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा कि फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो अभी हमने देखा था इनिशियल और फाइनल जो हमारा तो 10 आवर्स या हम उसे 600 मिनट्स कह सकते हैं। तो इनिशियल हमारा 30 मिनट्स और फाइनल जो है हमारा वो 10 आवर्स या 600 मिनट्स होता है फाइनल सेटिंग टाइम हमारा ओपीसी का। अब देख लेते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड विथ, ये हम पता कैसे करते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना आ रहा है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना आ रहा है। तो उसके लिए एक सिविल इंजीनियरिंग में एक अपरेटस यूज होता है जिसे हम विकेट्स अपरेटस कहते हैं। इसके ऊपर काफ़ी टेस्ट परफॉर्म होते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है। तो वो होती है हमारी 25%। तो अगर जब भी हम पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो उसकी कंसिस्टेंसी हमारी कितनी होती है, 25%। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। विच सेटिंग टाइम इज यूज्ड व्हेन कंक्रीट इज लेड अंडर वाटर, जब हम कंक्रीट को पानी के अंदर डालते हैं या पानी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस समय कौन से सेटिंग टाइम का हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ हम लेके चलते हैं क्विक सेटिंग टाइम। तो आप याद रखें पानी के अंदर हम क्विक सेटिंग टाइम का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट अलाउड फॉर फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के इस्तेमाल के लिए हमें मैक्सिमम फ्री फॉल कितना अलाउड है। हम कंक्रीट को 1.5 मीटर्स के ऊपर से नहीं गिरा सकते, वो बिल्कुल भी हमारे इस कोड में रिकमेंडेबल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट, यानी कि जब हमारा कंक्रीट फ्रेश है तो उसमें हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हम करते हैं स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्टिव फैक्टर टेस्ट और वीवी टेस्ट। इन सारे टेस्ट को आप जा करके पढ़ सकते हो, ये सारे सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स में आपको इजीली अवेलेबल या कोड में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
टेस्ट ऑन हार्ड एंड कंक्रीट। और वो कंक्रीट जब हार्ड हो गया तो उसमें हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? उसमें हम कर सकते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये 2 तरह के टेस्ट जो है हमारे कंक्रीट के हार्डन होने के बाद हम यूज़ करते हैं या परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, कंक्रीट ग्रेड्स। ये बहुत ही बेसिक ही, ये हर जगह पूछा जाता है और ये आपको बीइंग अ सिविल इंजीनियर पता होना चाहिए। M5 जो होता है वो होता है आपका 1:5:10, M7.5 होता है 1:4:8, M10 होता है 1:3:6, M15 होता है 1:2:4 और M20 होता है आपका 1:1.5:3। तो ये इस तरह से हमारे कंक्रीट के ग्रेड्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी और भी बेसिक टू एडवांस नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस।